बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं बहावलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं। प्रोफ़ेसर मलिक मोहसिन रफ़ीक वट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बायोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब कॉलेज बहावलपुर हैं आप। आज हम प्रोफ़ेसर मलिक मोहसिन रफ़ीक वट साहब से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हमें कीमती वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने काफ़ी ज़्यादा जो है इसरार के बाद जो है ना इस हद तक पहुँचे कि आप कुछ इस नई जनरेशन के लिए कोई एक नया पॉइंट ढूंढ सकें, ताकि उस्तादों से मिलकर नई जनरेशन को नया से नया पैगाम दे सकें। आपका बहुत शुक्रिया जी। आप मोहसिन साहब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? जी। सबसे पहले तो मैं एक आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा कि आप इसका जो है ना बिल्कुल वही मतलब लीजिएगा जो मैं आपसे बयान करूँगा। जी। मेरी इब्तदाई तालीम एक छोटे से गांव से है जिसका नाम है टीवी वडा। हुँ। वहाँ पर एक स्कूल था सरकारी। वहाँ से हमने एक तालीम हासिल की और वहाँ पर आज भी तकरीबन जो है अब जाकर कहीं कुर्सियाँ वगैरह मौजूद हैं। वहाँ पर टाट वगैरह या हम घर से जो है वो टाट या कोई ऐसा कपड़ा लेके जाते थे, वहाँ पर नीचे बैठते होते थे और उस्ताद वगैरह हमें पढ़ाते होते थे। 2-3 क्लासें वहाँ पर पढ़ने के बाद फिर करोड़ पक्का 1 क्लास पढ़ी। उसके बाद देन जो है मैंने बहावलपुर आना चाहा, बहावलपुर आया। छठी क्लास में यहाँ बहावलपुर पहुँचा। यहाँ से न्यू मिसाली हाई स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद देन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बहावलपुर से मैंने एफएससी जो है अपना पास किया। उसके बाद देन एससी कॉलेज बहावलपुर में मैंने जो है अपना बीएस किया। देन अपना एमफिल जो है वो आईयूबी से किया मैंने, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया। ठीक। आपकी स्पेशलाइज़ेशन किस में है? मेरी स्पेशलाइजेशन बेसिकली तौर पे जो है वो ज़ूलॉजी में है। स्पेशलाइजेशन ज़ूलॉजी में है और इसी पे ही मैं इंटरेस्ट रखता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़ूलॉजी के बारे में रिसर्च करने को मिले और मेरा दिल करता है कि मैं इसके ऊपर मज़ीद से मज़ीद कुछ ज़्यादा इन्वेंशन की तरफ लेके चलूँ और नई टेक्निक लेके आऊँ कि हम ज़ूलॉजी को कैसे समझ सकते हैं जी। सर माशाल्लाह, आप उस्ताद हैं, आप रिसर्चर भी हैं। आपको टीचिंग करते हुए कितना अरसा हो गया और कब से आपने स्टार्ट की? असल में ना टीचिंग जो है वो कोई एक दौरानिया स्पेसिफिक नहीं कर सकते, हुँ। क्योंकि यहाँ पर हमारे माशरे के अंदर टीचिंग को बेसिकली उस वक़्त काउंट करते हैं, आपका तजुर्बा तब काउंट करते हैं जब हम अपना मास्टर कंप्लीट करते हैं, तब टीचिंग स्टार्ट करते हैं। जबकि मैंने अपना टीचिंग का आगाज़ जो है 2012 से शुरू किया था और होम ट्यूशन्स और इसी के साथ ही फिर कोई छोटा सा एक ट्यूशन सेंटर, वहाँ से उसके बाद देन छोटे से एकेडमी सेटअप के बाद देन मैंने 2016 में जब अपना मास्टर कंप्लीट किया तो तब फौरी तौर पर ही पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में बहावलपुर में ही मैंने अपना टीचिंग का दौरानिया ही यहाँ पर स्पेंड किया और काफ़ी टाइम अब तकरीबन कोई 4-1 साल होने वाले हैं पंजाब कॉलेज के साथ मुझे मुंसलिक हुए हुए। यहीं पर पंजाब कॉलेज में बायोलॉजी डिपार्टमेंट में ही मैं हूँ और यहीं पर पढ़ा रहा हूँ। मीन्स कि ठीक। अगर मैं अपने मास्टर की बात करूँ तो मुझे 4-1 साल हो गए हैं, लेकिन अगर बेसिकली आप टीचिंग का एक्सपीरियंस पूछना चाहते हैं तो वो तकरीबन कोई अब 8वां साल है मुझे पढ़ाते हुए जी। ठीक। मोहसिन साहब, बायोलॉजी का क्या स्कोप है जो तलबा पढ़ के जा रहे हैं? असल में ना हमारे माशरे के अंदर आपसे मैं मुखातिब हूँ सर कि हमारे माशरे में हम 2 फील्ड को फोकस कर रहे हैं। इस या तो इंजीनियरिंग है या हमारा मेडिकल फील्ड है। मेरा इन तमाम सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी, स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं, उन तमाम से गुजारिश है कि बराए करम आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर होने वाले ये तमाम डिसिप्लिन के साथ ज़रा मुंसलिक रहें और एक्सप्लोर करें कि बायोलॉजी एफएससी के साथ, एफएससी में बायोलॉजी पढ़ने वाला बच्चा जो है कौन कौन से डिसिप्लिन में जा सकता है। सिर्फ डॉक्टर बनना कोई लाजिम बात नहीं है। हुँ। डॉक्टर एक कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है कि जहाँ पर आपने एफएससी मेडिकल किया तो डॉक्टर बन के रहें, अदरवाइज ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेतहाशा मेमनत किस्म का इसमें फील्ड है।
आप वेटरनरी चूज़ कर लीजिए, मेडिसिन चूज़ कर लीजिए, आप फिजिशियंस चूज़ कर लीजिए, आप लेक्चरशिप चूज़ कर लीजिए, आगे अपने रिसर्च के ऊपर फोकस कर लीजिए, और आप तो बहुत सारी फील्ड्स को चूज़ कर सकते हैं। हम स्पेसिफिक कर लेते हैं, डॉक्टर एफएससी पढ़ रहा है, मेडिकल के साथ है डॉक्टर, एफएससी पढ़ रहा है, मैथ के साथ है इंजीनियर। ये स्पेसिफिक मत कीजिए इसको। जी। सर माशाल्लाह आपने किताब लिखी है, की बुक लिखी है, उस हवाले से कुछ बताएं। असल में मैं आपसे सर एक बात शेयर करना चाहता हूँ जी सर। कि इतना हमारा जो है अभी ज़्यादा वो नहीं है कि हम कोई बुक फ़िलहाल लिख पाएँ। हम्म। अभी तो बहुत सारे रिसर्च करना बाकी है। बुक हम्म। नहीं लिखी। ये जो टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक, इसका हमने एक की बुक बनाया। ठीक। वो लिखा वाक सीरीज़ के नाम से, ठीक है। उसमें हमने एडिशंस वगैरह की, और उसी के साथ ही हमने बच्चों को एक मैसेज दिया कि इसको आप ओबे करके जो है अपना टेक्स्ट बुक तैयार कर सकते हैं। मींस कि कोई अपनी तरफ से चीज़ें ऐड नहीं की, सिर्फ इतना ऐड किया बच्चों की सहूलत के लिए, स्टूडेंट की सहूलत के लिए, कि वो अपना एमडी कैट प्रिपरेशन भी, और उसी के साथ ही अपना बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस के साथ शॉर्ट क्वेश्चन की क्वांटिटी क्वालिटी बेहतर वहाँ बना के दी हमने बच्चों को। सर एमडी कैट के तुलबा को एफएससी में बायोलॉजी की किस तरह तैयारी करनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये सवाल पूछ के जो है ना, जी। बेसिकली काफ़ी सारे स्टूडेंट के आपने जो है ना जज़्बात को भी जगा ना। आपको बताता चलूँ, अक्सर औक़ात सबसे बड़ा स्ट्रेस मेडिकल के स्टूडेंट को एमडी कैट के पेपर के वक़्त होता है। ठीक। लास्ट टाइम जब एमडी कैट का पेपर हुआ, इसे 2018 में, और इसी के साथ ही 19 में, जो 2018 में था ना, तब मैं मतलब वाज़े तौर पर एक आईयूबी के अंदर सेंटर बना था। वहाँ पर जाओ देखा को तो हज़ारों किस्म की माएँ, बाप, बहन, भाई, उन बच्चों के लिए बाहर बैठे कोई कुरान लेके बैठा हुआ है, और अंदर जाके देखें तो वो बच्चे कोई बेहोश होके आ रहे हैं जी। मेडिकल 1122 वहाँ पर उनको हेल्प कर रहे हैं जी। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है उन बच्चों के लिए कि वो अपना एमडी कैट नहीं बल्कि क़यामत का इम्तिहान समझ लेते हैं जी, कि हमारे साथ ठीक। क्या होने वाला है। सही। लेकिन मसला ये है, अगर हम एक छोटा सा पॉइंट समझ लें कि असल में मेडिकल का एग्ज़ाम जो है हमारे लिए इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, उससे पहले प्रिपरेशन करनी है। ठीक। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ सर मैं। जी। आपका जितना बड़ा विजन होगा ना जी, आप अपने टाइम को, अपने लाइफ के टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, हम्म। एक एक मिनट उसके नाम कीजिए। ज़ाहिर सी बात है, जब आप 8th क्लास में आते हैं, जी। 9th में आते हैं, 10th में आते हैं, तो आपके पास ना वो विजन क्लियर हो जाता है कि मेरा डॉक्टर बनना है, तो कुछ भी करना है। आप जितना बड़ा विजन है, अपना टाइम तब से डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अब जब बच्चा आता है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो तब वो क्या करना शुरू कर देता है, रट्टा लगाना शुरू कर देता है। जबकि मैं उन तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि रट्टा मत लगाइए, रट्टा मत लगाइए यार, कॉन्सेप्चुअल स्टडी कीजिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप एमडी कैट में भी पास, और इवन दैट आपको ज़िंदगी में कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एफएससी पढ़ते हुए कम अज़ कम मैं तो अपने बायोलॉजी के बच्चों को, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही एक इम्तिहान पास करने का तरीका और बताता हूँ कि अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और बुक पे फोकस कीजिए, इधर उधर की बातों पे फोकस मत कीजिए जी। अच्छा सर, इसी सवाल से एक और सवाल है कि एफएससी में बायोलॉजी में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। मैं अक्सर औकात ना, ये काफ़ी सारे जब न्यू फर्स्ट ईयर का बच्चा आता है ना, हम्म। 11वीं क्लास का बच्चा, जी। वो आके हमसे ना ये सवाल करता है, सर मैंने बहुत सारे नंबर लेने हैं, मुझे तरीक़ाकार बताइए। तो हर दफ़ा मैं उन बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ, योर टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर की बुक, ठीक। बट की बुक से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। अगर वो आपको गाइडलाइन आपका टीचर दे रहा है, तो की बुक की ज़रूरत नहीं है। आप अपना की बुक इतना एक्सप्लोर कीजिए, बहुत नॉलेज है उसमें, इतना एक्सप्लोर कीजिए ताकि आपको जो है आगे जाकर कोई नाकामी का सामना ना करना पड़े। तो मतलब मेन चीज़ फोकस कहाँ पर है, आपकी टेक्स्ट बुक पर है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर है, और इसी के साथ ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, अपने हर लिहाज से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, तब जाके आपको बायोलॉजी में सही मायने में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ बायोलॉजी सब्जेक्ट बन जाएगा। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट ना बनाइए, बायोलॉजी को पढ़िए। तालीम एक सिर्फ डिग्री मत बनाइए, तालीम को आगे पढ़िए, तालीम को सीखिए। सीखने का नाम है बायोलॉजी, भी सीखने का नाम है जी। ठीक। अच्छा सर, ये जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक की मेन तारीफ़ें पढ़नी चाहिए या इसको रीडिंग रीडिंग के तौर पर पढ़नी चाहिए, पूरी किताब रीडिंग करनी चाहिए, इस हवाले से बताइए। मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि ये जो टेक्स्ट बुक है, आप इसको जितना ज़्यादा जो है आप
हर एक लाइन, हर एक लफ्ज़ पढ़ेंगे, जी। आपको उतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ क्लासेस के टीचर्स या कुछ ऐसे कर लेते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसको छुड़वा दें। हम्म। जबकि मैं कहता हूँ जब तक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो पूरा चैप्टर तो उसी में मौजूद है। तो पूरे चैप्टर को आप, पूरा बुक को आप लाइन वाइज पढ़ें और फिर समझें। और जबकि बात रही आगे, मैं बोर्ड एग्ज़ाम की बात करूं, तो वहाँ पर तकरीबन ओनली 1% ऐसा है जो अल्फाज के हेर फेर के साथ स्टेटमेंट आती है एमसीक्यूज़ की। अदरवाइज़ 99% तो यूँ है कि बुक की लाइन एमसीक्यूज़ आ जाता है। जी, ऐसा है। ठीक है, एमडी कैट में भी ऐसा ही है, बुक की लाइन एमडी कैट के अंदर आई हुई होती है। तो बुक से हट के कुछ नहीं आना, टेक्स्ट बुक इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक। अच्छा सर, मैं आपकी बात करूं तो सब्जेक्ट के अलावा आप किताबें पढ़ते हैं? हाँ जी, किताबें पढ़ लेते हैं जी। कोई जो है ना, अगर सब्जेक्ट्स की तो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं जी। इंटरनेशनल राइटर्स जितने भी हैं उनकी कोशिश करते हैं कि उन तमाम को डिस्कस करें। और मेरी ख़ास तौर पे ये अपनी बात करूं, मैं अपनी लाइफ के हवाले से, तो मेरी कोशिश रहती है मैं इस टेक्स्ट बुक को पढ़ के फिर इंटरनेशनल कंपैरेटिव में जाके बच्चों को वो चीज़ प्रोवाइड करूं जो लेटेस्ट मौजूद है। अप टू डेट रहने के लिए लाजमी करना पड़ता है। ठीक। अच्छा जी। सर, ये बायोलॉजी की बुक पढ़ते हैं, इसके अलावा किस टाइप की किताबें पढ़ते हैं? बायोलॉजी को पढ़ते हैं? बायोलॉजी को ही पढ़ते हैं और साथ में जो है कुछ अदबी बुक्स भी पढ़ लेते हैं, अदब की बुक्स से रिलेट कर लेते हैं जी। ख़ास तौर पे कोशिश करते हैं कि हम अल्लामा इकबाल की जो है हाँ। तमाम के तमाम शायरी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सबक है। बहुत अच्छा हम इसको जो है अगर समझ जाएं तो हमारे लिए लाइफ का मकसद पूरा हो जाएगा। अदब की जैसे आपने बात की है, तो अदब से किस हद तक आपको लगाव है? ज़ाहिर सी बात है, कोई बंदा बेअदब तो होता नहीं है जी। जी। अदब को एक जितना हम समझ सकते हैं कि लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं जी। हम ठीक। इतना ही लगाव रखते हैं कि कम अज़ कम हम अपने माशरे को समझने के लिए अदब तो लाजमी चाहिए, इतना लगाव रखते हैं जी। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा जो है ना बहुत बोलने को दिल करता है इस पे ना। जी। मेरी आइडियल पर्सनैलिटी कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दुनिया में कोई अभी तक ऐसा मालूम नहीं होता। हाँ, किसी एक टॉपिक के लिहाज से तो हमें कोई एक स्पेसिफिक शख्सियत को हम मंजूर नज़र कर लेते हैं कि फ़लाँ मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है। जबकि ओवरऑल हर लिहाज से अगर हम बात करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक आइडियल पर्सनैलिटी हैं। सबसे इम्प्रेसिव तो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आइडियल पर्सनैलिटी है मेरी। इसके अलावा और कोई भी इम्प्रेसिव बात मैं अगर माशाल्लाह। करना भी चाहूँ तो एक छोटे से अल्फाज में बयान करता हूँ। जी। उन्होंने एक सबसे अच्छा पैगाम हमें ये दिया कि जब उनको नबूवत का पैगाम आता है, तब अपनी वो 40 साल की लाइफ गुजार चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपना किरदार दुनिया को दिया था। मीन्स अपनी सदाकत, अपनी जो है ईमानदारी और अपना जितना भी किरदार है वो दुनिया को देने के बाद फिर अल्लाह पाक ने उनको नबूवत का पैगाम दिया। 23 ईयर में कंप्लीट किया उन्होंने। मीन्स इससे क्या सबक मिलता है कि हर इंसान को उन्हीं को ही आइडियल मानना चाहिए। जी। सर, आप पंजाब कॉलेज में माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं, तो पंजाब कॉलेज में कौन-कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा जो है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से वैसे ही पुराना रिश्ता है। ठीक सर। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जिन्हें जो है मुझे सच अगर मैं बात कहूँ तो बोलने का सलीका, क्योंकि असल में ना हम उसी की तारीफ़ करते हैं जिससे हम मुंसलिक होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपसे अगर मैं एज ए टीचर ओवरऑल मैं बात करूँ तो पंजाब कॉलेज जो है तमाम तरह के स्टूडेंट्स को, तमाम तरह के तालिब इल्म को जो है फोकस कर रहा है। चाहे वो आर्ट्स पढ़ना चाह रहा है, चाहे वो आई.कॉम करना चाह रहा है, चाहे वो बी.कॉम करना चाह रहा है, चाहे वो आई.सी.एस करना चाह रहा है, चाहे वो एफ.एस.सी मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल पढ़ना चाह रहा है। ठीक। तमाम तरह के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा है। पंजाब कॉलेज सिर्फ एक सब्जेक्ट्स के ऊपर महदूद नहीं है। सब्जेक्ट जी। ठीक सर। सर, आने वाले दौर में आप पीएचडी करने का इरादा रखते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी मेरा पैशन है। अपने नाम के साथ एक एमबीबीएस बने बगैर डॉक्टर लगाना मेरा वैसे मतलब शौक़ है। हुँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि वैसे जी। मुझे रिसर्च का बहुत शौक़ है। हुँ। ठीक है, तो पीएचडी एक एक वाहिद वो सोर्स है जो है ना, पीएचडी करनी चाहिए मुझे। मैं करूँगा इंशाल्लाह। मोहसिन साहब, माशाल्लाह आप रिसर्चर हैं, आप एक उस्ताद भी हैं। तो एक अच्छे उस्ताद में क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए?
इस बारे में आप क्या कहते हैं? हमारे उस्ताद होते थे जी, बचपन में गांव की बात करने लगा हूँ मैं। जी। वो हमारे उस्ताद ना हमें अक्सर औकात जो है ना वो फ़ीस 50 रुपये लेते थे। ठीक। हमें जब पढ़ाते थे 50 रुपया फ़ीस लेते थे, टाटों पर बिठाते थे जी वो। ठीक है। और ना उनमें मैंने ना बहुत ज़्यादा चीज़ देखी जो मुझे लगता है कि वही उस्ताद है। वो क्या है, मुझे आज भी याद है। उन्होंने ना, अगर मैंने घर का काम किया या नहीं किया, उस बंदे ने, उस शख्स ने, उस मेरे उस्ताद ने, यकीनन वो मेरे दिल से मतलब दुआ निकलती है उनके लिए कि अल्लाह पाक हमेशा उनको इज़्ज़त और दौलत जो भी उनको ज़रूरी हैं वो मिले उनको। उन्होंने आज तक ये महसूस ही नहीं होने दिया कि ये जो सामने बैठा है ये बाप है। मतलब दिल करता था उस्ताद एक ऐसा होना चाहिए जिस पे दिल करे इसकी बात फ़ौरन पिक कर ली जाए। आई मीन टू से, अगर मैं उस्ताद हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट मुझे फौरी तौर, मैं मुंह से बोलूँ वो स्टूडेंट मान ले। मतलब ऐसा टैलेंट सिर्फ उसमें देखा था। और वो टैलेंट पैदा करने के लिए अपने आप को स्टूडेंट का बनाना पड़ता है। आई मीन टू से कि अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को सिंसियर होना चाहिए, अपने प्रोफेशन से सिंसियर होना चाहिए, अपने स्टूडेंट के फ्यूचर से सिंसियर होना चाहिए। ये सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप में सिंसियरिटी नहीं है अपने प्रोफेशन में या अपने स्टूडेंट के साथ, तो टीचिंग छोड़ दीजिए। ठीक जी। सर, जो स्टूडेंट्स पब्लिक पंजाब सर्विस कमीशन में जाना चाहते हैं उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? पीपीएससी एक्चुअली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट जो है, जी। ये बड़ा जो है ना मतलब एक अच्छा एक आपने क्वेश्चन किया जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। जी। ज़रा सुनिए। अक्सर औकात स्टूडेंट को, कैंडिडेट्स को मैंने देखा कि वो डोगर की बुक्स ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं। जी। मेरी उन तमाम से गुजारिश ये है कि ये कोई पीपीएससी रिपीट होने वाले टेस्ट का नाम नहीं है। हम्म। ये जितने भी पब्लिशर्स बने हुए हैं ये रिपीटेटिव टेस्ट उसमें लिख रहे हैं जी। आप अपना सब्जेक्ट्स थॉरली पढ़ें, तरतीब से पढ़ें। उन्हीं में से क्वेश्चन है। आप इनके लिखे हुए रिपीटेड टेस्ट पे मत जाइए। सर, ऑनलाइन तलबात के लिए भी तालीम किस तरह देनी चाहिए? ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं पंजाब हाँ कॉलेज जी, के हवाले से बात पंजाब करूँ ग्रुप तो? ऑफ कॉलेजेस इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ये जो करंट सिचुएशन है हमारी पेंडेमिक कंडीशन जो है, जी। इसमें तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन तालीम देने का अज़म हर तालीमी इदारे ने बना रखा है जी। हम्म। मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट घर में बैठ के पढ़ता है, और अगर घर में बैठ के पढ़ता है तो उसे वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करें जो आप कॉलेज में जाके पढ़ाते हैं। मतलब टीचर का जेस्चर, टीचर का बोलने का अंदाज़, टीचर का वो बोर्ड पे लिखना, ये सारी चीज़ें वो बच्चा मिस कर रहा होता है। जी। और इस वक्त मैंने जो एक्सप्लोर किया, पता लगा मुझे पंजाब कॉलेज के ने एक ऐसा स्टेप लिया जी। माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ ही, तो वो ठीक। बड़ा बेहतरीन है जी। आप अपने बच्चे को अपना वो जेस्चर भी दिखा सकते हैं, अपना वो एटीट्यूड भी बता सकते हैं कि टीचर का वही जेस्चर है, वही जज्बा है, वही वाइट बोर्ड वहाँ पर यूज़ करके बच्चे को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए ऑनलाइन में भी। सर, ये ऑनलाइन में पंजाब कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उसमें ये निज़ाम किस तरह है उनका? किस तरह का सिस्टम है? पंजाब कॉलेज एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट टीम एक सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहा है, और उसी के साथ ही मतलब जो है वो आगे स्टूडेंट को मुंसलिक किए हुए है। उसमें बड़ा बेहतरीन एक सिस्टम है कि बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकता है। ठीक। एज यूँ समझिए कि हर एक बच्चा, सपोज़ हम लोगों ने तकरीबन ग्रुप्स बनाए हुए हैं 30 स्टूडेंट्स के। ठीक। एक टीचर के पास एट अ टाइम 40 मिनट का लेक्चर जो है, 45 मिनट्स का लेक्चर जो है वो 30 स्टूडेंट्स के साथ मुंसलिक होता है। यूँ समझिए कि आप क्लासरूम में हैं, ठीक। बच्चा हैंड रेज करता है, हम उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दैट्स बच्चा क्वेश्चन करता है, उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बच्चा ज़बरदस्त। कहता है सर डायग्राम बना के देखिए, ये डायग्राम बना के उनको शो हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट टीम है ही ऐसा एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो मुझे ज़बरदस्त। बहुत पसंद है। और ज़बरदस्त। आप वाइट बोर्ड भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जी, बच्चों को तमाम चीज़ें सहूलत दे सकता है। और ये पंजाब कॉलेज ने ही मतलब ऐसा, अदरवाइज़ और भी कई हैं, LMS है, कोई जूम पे ले रहे होंगे, जो इन सबसे बेहतरीन है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम ही लगा जी। ज़बरदस्त। मोहसिन साहब, इस वक्त बहावलपुर में तालीम का बेहतर मरकज़ कौन है? तालीम का बेहतर मरकज़ हर मदारिस होते हैं जी, जहाँ पर कुरान पाक की तालीम दी जाती है जी। लेकिन चूँकि दुनियावी तालीम के साथ साथ कुरान पाक की तालीम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ कॉलेजेस लेवल की बात करूँ
तो मुझे यहाँ तक जितना बहावलपुर में जो एक्सप्लोर करने को मिला, पता लगाने को मिला जी, वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज है जो बेहतर से बेहतर तालीम दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर कंसेप्चुअल, विजुअल प्लस विर्चुअल, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हर एक नहीं दे पा रहे हैं जी। वैसे यकीन जानिए, अगर आप बेहतर तालीम लेना चाहते हैं तो कुरान पाक की तालीम लीजिए, और वो मदारस ही हैं जिनको हम लोग जो है ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं जी। लेकिन अगर दुनियावी तालीम के हवाले से बात करूं तो एफएससी के सबसे टॉप है, मेडिकल और इंजीनियरिंग जितना भी ये शोबा है वो पंजाब कॉलेज है जी उसके साथ। सर अगर तालिब इल्मों की बात करूं तो आजकल तालिब इल्म किस हद तक उस्ताद को अपना रहनुमा समझते हैं, मानते हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, मैं आपसे ना एक छोटी सी 2 अल्फाज में मतलब बात को कंप्लीट करूँगा। जी। लाइनें तो बड़ी हो जाएंगी, अल्फाज ये 2 ही होंगे जी जी, सर। उस्ताद और तालिब इल्म। जी सर। इनका आपस में रिलेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने जो है ना प्राइवेट ही इंस्टीट्यूशन से अपना शुरुआत किया था। मैंने ना कई जगहों पर ये देखा था कि कई टीचर्स अपना जैसे मास्टर कंप्लीट करते हैं, पढ़ाने की तरफ आ जाते हैं, और टीचर और स्टूडेंट आपस में एक गैप भूल जाते हैं, एक डिस्टेंस भूल जाते हैं यार। ठीक। जब ये डिस्टेंस भूलते हैं ना जी, अपने रिस्पेक्ट भी खो देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट अभी ग्रोइंग एज में है, जी। वो भी सीखना चाहता है। हम उन्हें फ्रैंकली तौर पे पढ़ाने की बजाय हम उन्हें फ्रैंक कर देते हैं अल्फाज के लिहाज से, ठीक। तो तब वो टीचर का रिस्पेक्ट साइड पे हो जाता है जी। तब आ जाता है जी, मैन टू मैन बात आ जाती है। जब एक टीचर अपने आप को टीचर मान के रखेगा तो स्टूडेंट यकीनन उसकी रिस्पेक्ट करेगा और बात को फॉलो करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर की स्टूडेंट रिस्पेक्ट ना करें, बहुत अच्छा रहनुमा मानते हैं। और यकीनन पूरी दुनिया में टीचर से बढ़ के कोई बड़ा रहनुमा है नहीं है, ठीक है, पूरी बिल्कुल। दुनिया के अंदर उस्ताद ही है। अब मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना जी, आपसे जो गुफ्तगू हो रही है, आप भी वो टीचर की बदौलत ही हैं, तो रहनुमा बिल्कुल। क्यों नहीं मानेंगे, मानेंगे रहनुमा ये सब के बिल्कुल सब जी। ज़बरदस्त। बिल्कुल। सर आप उस्ताद हैं, रिसर्चर भी हैं, तो अगर मैं मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करूं तो मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है, मुल्क किस से मत जा रहा है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? इस हवाले से सर मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप ये मुझसे सवाल मत ही कीजिए, क्योंकि मेरा जो है ना इस हम्म। हवाले से कोई इंटरेस्ट तो ज़रूर हर किसी का इंटरेस्ट है, चूँकि हम्म। पाकिस्तानी या एक शहरी होने के नाते, सिटीजन होने के नाते। जी। लेकिन सिचुएशन से मैं ज़रा जानबूझ के दूर रहना चाहता हूँ। उसकी ठीक। वजह क्या है, अगर हम अभी बात करेंगे, हम जिसके ऊपर भी ट्रस्ट करने की कोशिश करते हैं वो हमारा ट्रस्ट पूरा एक बाकायदा जो है ट्रस्ट नहीं बरहाल रह पाता, हम कहीं ना कहीं धोखा खा बैठते हैं। तो इसलिए ज़रा खामोशी ही बेहतर है इस हवाले से जी। ठीक है सर। माजरत के साथ ही इस सवाल का आंसर मैं आपसे नहीं कर पाऊँगा। ठीक है मोहसिन साहब, आखिर में बहावलपुर की आवाम को, स्टूडेंट्स को और पंजाब कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? बहावलपुर और पंजाब कॉलेज, असल में मैं ये समझता हूँ कि बहावलपुर का हो या पंजाब कॉलेज का हो, बहावलपुर का हाँ। एक ही बात है, जी। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट पंजाब कॉलेज के साथ ही मुंसलिक होते हैं जी। जी। यहाँ पर इन तमाम के लिए मेरा एक ही मैसेज है, अगर टीचर है तो स्टूडेंट है, और अगर टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं तो पूरी कौम है, और इस कौम को बचाना है तो इन दोनों को अपना काम करने दीजिए, इन दोनों को अपने लिहाज से काम करने दीजिए। ऐसा मत कीजिए, ये जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अपना मकसद भूल जाते हैं। डियर स्टूडेंट और डियर पेरेंट्स, उन तमाम से मेरा यही एक छोटा सा पॉइंट है कि अपने आप को और अपने चिल्ड्रंस को, बच्चों को, किड्स को कोशिश करें कि उनको अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ने दीजिए। मत कीजिए उन पे कोई इन्फोर्समेंट मत कीजिए, उनको पढ़ने दीजिए। और हाँ, टीचर के साथ, टीचर के लिए भी एक मेरा मैसेज है कि जी। मेहरबानी कीजिए अपने स्टूडेंट और उनके फ्यूचर के साथ सिंसियर रहिए। बहुत शुक्रिया जी इस हवाले से। सर अब हाँ आखिरी सवाल के बाद बनता तो नहीं है कोई सवाल, लेकिन आप बहावलपुर के हवाले से मैं बात करूं तो बहावलपुर को आप कैसा पाए और बहावलपुर को कैसे देखते हैं, ये आखिरी सवाल है। सर, मैं इस हवाले से आपसे बात करूं तो जी। बहावलपुर ये दिल है जी हमारा जी, हाँ। ये हमारा दिल है जी। मुझे यहाँ आए हुए 20 साल हो गए हैं जी। ठीक। इस 20 साल के अंदर मैं यहाँ पर इनकम कम हुई, ज़्यादा हुई, थोड़ी, जितना कुछ भी रहा ना जी, ठीक। उस हवाले से इस बहावलपुर से लगाव ही इतना है। अच्छा, उसकी रीज़न है, जी। अफरा तफरी नहीं है, सुकून है।
रिस्पेक्ट है बहावलपुर में। जी और इस सबसे बढ़कर एक चीज़ और भी है जी, एहसास है जी, एक दूसरे का एहसास है। बिल्कुल। बहावलपुर जो है ना, आई लव बहावलपुर यार, बहुत मोहब्बत है बहावलपुर के साथ जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को, कैमरामैन परवेज़ इलाही के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सलाह निगहबान, पाकिस्तान।